सर नमस्कार। जी आयुष जी, स्वागत है आपका। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आयुष जी प्रकट हो। आयुष जी प्रकट हो। सभी को मेरा प्रणाम। जी स्वागत है। आयुष जी स्वागत है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवित्राहि नमो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी मेरे प्रभु राम आए हैं। जी धन्यवाद। जी स्वागत है, स्वागत है। छोटी छोटी गाइए, छोटी छोटी गाइए, छोटी छोटी गाइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। का खैया गैया का पीछे ग्वाल, का खैया गैया का पीछे ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। चारा खाए गैया दूध पिए गाल, घास खाए गैया मक्खन खाए गाल, हमरो छोटे से मदन गोपाल। जी धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार। डांस तो चकाचक यार। क्या कमर झुका के डांस, क्या गजब का डांस। ओए होए होए होए, क्या गजब का डांस, क्या गजब का, क्या गजब का। हाथों से भी, पाँव से भी, और कमर से भी यार। क्या बात है यार। कमर झटका के यार, कमर झटका के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी चलिए, आदरणीय श्यामलाल पांडे सर शुरू करते हैं। जी पांडे सर शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के 643वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज कहानी लेखन कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में हम आज कहानी पर बात करेंगे। और इस कहानी कार्यशाला हम रखते रहे हैं, कहानी वाचन कार्यशाला रखते हैं। इससे पहले हमने कविता लेखन कार्यशाला भी सीखी है। और इस कार्यक्रम में हम आज कहानी पर बात करेंगे। और कल हम कहानी सुन के कहानी पर टिप्पणी करेंगे। तो कल कहानी वाचन कार्यशाला होगी, आज कहानी लेखन कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में हमारे बीच आज अध्यक्षता बतौर श्रीमती सुधा भार्गव जी, जो कि एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, बेंगलोर से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते रहे हैं। और कहीं न कहीं इस कहानी सत्र को यहाँ सजाने का आपने ही आप शुरुआत की है। तो मैं आज आपका स्वागत करता हूँ। और स्वागत करता हूँ आज के मुख्य अतिथि बतौर डॉक्टर महावीर रवाल्टा साहब, जो कि पुरोला उत्तरकाशी से हमारे बीच में है। और आपका कहानी पर ही आपका महत्वपूर्ण काम है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के हमारे अध्यक्ष मंडल में है श्री सुमित शर्मा जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं नानकमता से, पाखी जैन जी उदयपुर से, नताशा चंद जी कक्षा 8 नानकमता से। आज हमने अध्यक्ष उनको बनाए जिन्होंने कहानी कार्यशाला के लिए सबसे सहमति दी। 3 ग्रुप में 3
जिन दोस्तों ने सबसे पहले सहमति दी थी उनको अध्यक्ष मंडल में आज जोड़ा गया है। तो एक ही स्कूल के 2 बच्चों का नाम दिया है, क्योंकि एक ग्रुप में एक ने पहले सहमति दी तो एक ने दूसरे सर प्रणाम सर, मैं कार्तिक तिवारी। फिर कार्तिक जी अपना माइक बंद करें प्लीज, कोई साथी बीच में अपना माइक नहीं करेंगे जी। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आपको स्पष्ट रूप से कहा गया है, आज कहानी पर बात करेंगे। आप खुद भी कहानी बनाएंगे, समूह में भी कहानी बनाएंगे, और हमारे इस पटल पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी कहानी पर अपनी बात रखेंगे। तो मैं एक बार इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड जुड़ चुके हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर, आपका स्वागत है। श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच जुड़ गए हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच देवकी पुनेठा जी हैं, और इंदिरा तिवारी जी हमारे बीच में हैं, और गीता जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं। आदरणीय सुधीर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उमेश जोशी जी, और कई साथी, सुमित श्रीवास्तव सर जी, कई साथी इस कार्यक्रम में जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आशीर्वचन के लिए सभी का आभार व्यक्त स्वागत करने के लिए आदरणीय आकाश आसो सर को आमंत्रित करता हूं। सर, आपका स्वागत है। आदरणीय आकाश आसो सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री उदय किरोला जी। बाल प्रहरी की इस महत्वपूर्ण कार्यशाला जो कि 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, मैं कहानी लेखन कार्यशाला में इस कार्यशाला के अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती सुधा भार्गव जी, मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के वरिष्ठ साहित्यकार श्री महावीर रवाल्टा जी, और प्रिय अध्यक्ष मंडल, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय बच्चों। कहानी लेखन कार्यशाला अर्थात आज की कार्यशाला में कहानी लेखन के गुर बताए जाएंगे। कहानी किसी भी साहित्य की प्राचीनतम विधा है, और निश्चित रूप से कहानियों के माध्यम से हम खेल खेल में ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समझ का विकास कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा उदाहरण पंचतंत्र है, जिसमें विष्णु शर्मा जी की लिखी हुई वो कहानियां हैं, जिनके द्वारा उन्होंने राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा की। वास्तव में कहानी की शुरुआत बाल्यकाल से होती है, और कहानियों के प्रति जिज्ञासा आजीवन बनी रहती है। और शिक्षा में भी जो शिक्षक कहानियों का बेहतरीन प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से उनका शिक्षण रुचि पूर्ण होता है, और बच्चे ज्यादा रुचि लेते हैं, और उनमें बहुत अच्छी समझ का विकास होता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा, एक बेहतरीन इंसान बनने की जरूरत है, व्यसन मुक्त इंसान बनने की जरूरत है, चरित्रवान नागरिक बनने की जरूरत है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस कार्यशाला में सभी सम्मानित अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, और अंत में एक कवि की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय आकाश आसो सर, आपका आभार। आपका सहयोग, मार्गदर्शन, आशीर्वाद इस पटल को मिलता है, और प्रतिदिन आप समय निकालकर इस पटल पर जुड़ते हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और बच्चे भी कहीं न कहीं जब तक आपका वक्तव्य, आपकी आशीर्वचन नहीं सुनते हैं, तब तक कुछ अधूरा जैसा ही पटल लगता है। तो
आपके का मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए क्या हमारे नन्हे-मुन्ने बच्चे तैयार हैं कहानी सुनने के लिए, कहानी पर बात करने के लिए? यस सर। यस जी, सर। तो चलिए हम आज कहानी पर बात करेंगे। कछुआ और खरगोश की कहानी कितने दोस्तों ने सुनी है? सर प्रियांशी भी हमने सुनी है। सबने सुनी हमने सुनी है। है। सुधीर तिवारी जी ने अपना हाथ खड़ा किया जी है। सर। मैं बाकी दोस्त अपना माइक बंद कर दें। सुधीर तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाने के लिए। नमस्कार, मैं कार्तिक तिवारी। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को और अपने भाई बहनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को शुरू करता हूँ तथा ज्ञान की देवी माँ शारदा को नमन करते हुए गुरु गणपति को सुमर लिखूं ललित इतिहास, माँ शारदा तुम करो हृदय ज्ञान प्रकाश। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को शुरू करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक कहानी पहले से ही सुनते आ रहे हैं कछुआ और खरगोश की, और हमें पता है इसमें क्या होने वाला है। तो मैं इस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। तो जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। तो एक दिन उनमें बहस हो गई कि मैं तेज हूँ। तो सभी जंगल वासियों की पंचायत बिठाई गई। उसमें खरगोश और कछुए के साथ ये निर्णय लिया गया कि जो तेज दौड़ेगा वही सबसे तेज कहलाएगा। इसी के साथ तारीख भी निकल गई और अब रेस के दिन सब उपस्थित। अब खरगोश तेज दौड़ गया, कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। कछुए तो धीरे धीरे चलते हुए वो थका हुआ नहीं था। खरगोश दौड़ते दौड़ते थक गया, वो एक पेड़ के नीचे सो गया। फिर जब उठा तब पता चला कि खरगोश तो लाइन पार कर चुका है और उसे बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन उसने फिर कहा कि ये चीटिंग हुई, मैं सो गया था इसलिए हुआ। तो फिर से रेस लगाई गई। इस बार उसने अपनी पत्नी को भी बताया कछुए ने कि अब मैं क्या करूं। उसने फिर से रेस लगाई ने की सोची है। उसकी पत्नी ने कहा हम तो बहुत धीरे हैं, इस बार वो सोएगा भी नहीं, इसलिए मैं एक काम करूंगी, फिनिश लाइन पे खड़ी रहूंगी और तुम स्टार्टिंग लाइन पे खड़े रहना। तो ऐसा ही किया और जैसे ही खरगोश ने बोला चलो उधर को दौड़ो, वो दौड़ा और उसकी पत्नी सामने खड़ी। तो उसने बोला मैं जीत गया। और जैसे ही उसने कहा उल्टा दौड़ते हैं, वो वहां खड़ा था कछुआ। तो खरगोश ने बोला अभी भी ये पहले। उसके बाद उन्होंने दोस्ती कर दी। तो उसने बोला अकल की जीत हुई और फिर से उन्होंने रेस लगाई। इस बार कोई चुनौती की रेस नहीं, दोस्ती की रेस। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, दोस्त आपने कछुआ और खरगोश की कहानी को अलग अंदाज में सुनाया। तो अब मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। रोज सब लोग सुनाते हैं, आज मेरा मन भी, आदरणीय सुधा दीदी, मेरा मन भी कहानी सुनाने का मन है। आज मैं भी कहानी सुनाता हूँ। क्या आप सब सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ जी आज दिन में आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा आप तो बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं और जो बच्चा कहे कि ये कहानी बड़ी अच्छी है उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। अब दिया जाए नहीं दिया जाए वो तो अभी हमारे अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि जी बताएंगे कि दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन ये तय है कि जो कहेगा कि सर आपने अच्छी कहानी सुनाई उसको कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाए, ऐसा मंशा है। अभी इसको आप बने रहेंगे तो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सुनने के लिए तैयार है ना? जी सर। हाँ तो जी सर। चलो मैं आपको अब कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, कछुआ और खरगोश की कहानी अभी आपने सुनी। ये कहानी बहुत पुरानी है। मैं आपको नए जमाने की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नए जमाने की कहानी में क्या हुआ कि आपने अभी जो कार्तिक जी ने सुनाई उस कहानी में कछुआ जीतता है। तो एक बार नए जमाने के खरगोश ने कहा भी
हमारे पूर्वज तो कभी सो गए, कभी वो गाजर खाने में रह गए, लेकिन इस बार मैं पक्का जीत के दिखाऊंगा। तो खरगोश ने सोचा, खरगोश ने अपने पूर्वजों से पूछा दौड़ कहां से कहां तक हुई और क्या क्या हुआ। मंत्रिता शर्मा जी माइक बंद कर लीजिएगा, सभी दोस्त अपना माइक बंद कर लें। तो दौड़ अब उस खरगोश ने अपने पूर्वजों से पूछा ये दौड़ आखिर हुई कहां से कहां तक हुई और क्या क्या हुआ। सारी कहानियां बताई। तो नए जमाने के खरगोश ने कहा इस बार मैं पक्का जीत करके दिखाऊंगा। लेकिन खरगोश ने अपनी स्कीम चलाई। खरगोश ने क्या करा कि उसने कहा जो 3 किलोमीटर की रेस है, तो उस 3 किलोमीटर में खरगोश, प्लीज माइक बंद कर लें, पूजा अग्रहरि जी माइक बंद कर लें सभी दोस्त। तो खरगोश ने सोचा कि मैं जब दौड़ूंगा तो भाई दौड़ के रास्ते में कहीं पर शॉर्टकट भी होगा, इसलिए मैं क्यों ना पहले 3 दिन पूरा उसका चक्कर लगाऊं। तो 3 किलोमीटर की दौड़ को खरगोश ने पैदल तय किया और देखा कि रास्ता कैसा है क्या है। तो पहले दिन खरगोश अपने घर से चला और दिन भर चलते चलते एक जगह लगभग 1 किलोमीटर चल के, ज्यादा नहीं चला, एक आराम से चला, वो दौड़ से नहीं जाता। 1 किलोमीटर पर उसके कोई रिश्तेदार रहते थे, रात को वहां रुक गया। उसने बोला कि मेरे को अगली बार ये रेस जीतनी है, तो ये देखना है। तो गांव वालों ने या उसके रिश्तेदारों ने बताया कि तुम जब रेस करोगे तो ऐसे करना, यहाँ से शॉर्टकट है, दूसरा शॉर्टकट है। तो दूसरे दिन फिर कछुआ फिर आगे को चला, लगभग 1 किलोमीटर ही चला वो पूरे दिन में, आराम से जाते हुए रुकते हुए। और तीसरे दिन कछुआ लास्ट जहां लास्ट पॉइंट था, लास्ट उस पॉइंट पर पहुंचा। और अब कछुए ने सोचा, उसने पूरा अंदाजा लगा लिया कहाँ गड्ढा है, कहाँ पेड़ है, कहाँ शॉर्टकट है। वो पूरा पता लगा करके कुछ दिन वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने के बाद वापस लौट गया। और अब उसने ये सोचा कि जब भी दौड़ होगी मेरे को कोई नहीं हरा सकता। ये थी मेरी कहानी। जी सर, बहुत अच्छी लगी। हाँ जी सर, बहुत अच्छी थी। हाँ, ये थी जी मेरी बहुत कहानी। जो कहेगा बहुत अच्छी कहानी थी, उसको सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है आज। सर बहुत अच्छी कहानी थी। अच्छा बहुत अच्छी कहानी थी। अच्छा, लगभग सर, सभी लोगों ने अच्छा बताया, लेकिन सर बहुत अच्छी कहानी थी। जी जी, बस अब आप अपना माइक बंद कर लिए। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर ने ये कहा कि सर्टिफिकेट केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को दीजिएगा, लेकिन काफी लोग हैं। अब ये तय करते हैं जो कहे कि यार कहानी अच्छी नहीं थी और इसलिए अच्छी नहीं थी। सर मैं बताऊं, जी कहानी अच्छी नहीं थी। नहीं, आप बोलना नहीं है, मैं आपको आमंत्रित करूंगा, बकायदा आपको हाथ खड़ा करना है। सबसे पहले दिव्यम तिवारी जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी सर, स्वागत है। कहानी, धन्यवाद सर। कहानी इसलिए अच्छी नहीं थी सर क्योंकि इसमें जो कछुआ था उसने चीटिंग करने की सोची। और इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा शॉर्टकट यूज करना चाहिए, लेकिन यह गलत है। क्योंकि जो कछुआ था उसने चीटिंग करने के लिए सोची थी कि वो सोच रहा था कि कहाँ पर पेड़ होगा, कहाँ पर शॉर्टकट होगा और कहाँ से मैं शॉर्टकट मारूंगा कि मैं उससे तेज पर चले जाऊं। जी, बस मैं कह रहा हूं कहानी अच्छी क्यों नहीं थी ये बताना है। जी, मंत्रिता शर्मा जी ने हाथ खड़ा किया है, संक्षिप्त में अपनी बात रखनी है। मंत्रिता शर्मा जी ने हाथ खड़ा किया है। मुझे कहानी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि उस कहानी में ये मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आया था। और उसमें ये था कि जो खरगोश रहता है वो उसने रात को अपने फैमिली वाले जो मेंबर्स रहते हैं उनके साथ रुक जाता है। तो फैमिली मेंबर्स ने गलत किया। उन्हें जो फैमिली मेंबर्स थे उन्हें उसे ये बोलना चाहिए था कि नहीं, तुम्हें शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए, तुम्हें जो अच्छे से कंपटीशन में जाना चाहिए। और लेकिन उसके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने उसे शॉर्टकट बताया, ये मुझे गलत लगा।
जी बस और दूसरे साथी बताएंगे उनको इसमें क्यों अच्छा नहीं लगा। पीएमजी पोइम आईडी से हाथ खड़ा किया गया है। जी पाखी जी जी स्वागत है। प्रणाम। जी आभार। प्रणाम, मैं पाखी जैन कक्षा 6 एमडीएस पब्लिक स्कूल। मुझे कहानी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि कछुए ने जो चीटिंग कर कर अपनी रेस को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन ये एक कछुए का गुण था। खरगोश भले दौड़ने में तेज था लेकिन वो दिमाग से तेज नहीं था। कछुआ दिमाग से तेज था, इसलिए उसने अपना दिमाग चलाकर शॉर्टकट रास्ता ढूंढा और फिर रेस में। धन्यवाद पाखी जी। दिनेश रावत आईडी से भी हाथ खड़ा हुआ है, मैं आमंत्रित करता हूँ। जी आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मन्नत रावत कक्षा 7 की छात्रा, सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरिद्वार। मुझे ये कहानी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि जो कछुआ था उसने शॉर्टकट लेने की सोची। उसने सोचा कि मैं धोखे से जीत जाऊंगा, मैं पूरा देख लेता हूँ कि कैसे कैसे है और फिर मैं जब हमारी रेस होगी तो मैं खरगोश से जीत जाऊंगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी पूरी मेहनत लगा के पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। धन्यवाद। जी दोस्त, मैं आपने मेरे कछुआ और खरगोश की कहानी मैंने आपको पहले आपने सच्ची कहानी सुनी थी। आपको ये कहानी क्या कहानी जैसी लगी? इसमें कहानी के तत्व थे क्या कुछ कहानी का जैसा कुछ? जी तो मैं आमंत्रित जी अपने आप नहीं बोलना है, दिव्यम तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। बस संक्षिप्त में अपनी बात रखनी। क्या कहानी थी? ये कहानी नहीं थी तो क्यों नहीं थी? सर ये कहानी नहीं थी क्योंकि इसमें कोई पात्र नहीं था और कहानी बिल्कुल दिव्यम जी बिल्कुल। इस कहानी में नंबर 1 निकल के आया। इस कहानी में अकेला खरगोश था, कोई पात्र कहीं नहीं थे। तो नंबर 1 विशेषता निकल गई कि कहानी नहीं थी इसमें क्योंकि एक ही पात्र था। कहानी में पात्र होने चाहिए। चलिए गीता जोशी से जो साथी जुड़े हैं, स्वागत है। गीता जोशी आईडी से। जी सर, सिद्धांत जोशी। सर कहानी जैसी नहीं थी क्योंकि इसमें पात्र नहीं था और ना ही कहानी पूरी थी। कहानी बहुत अटपटी भी थी। जी वो बता दिया उन्होंने, पात्र नहीं था। विनोद आर्य आईडी से मैं सोचता हूँ सृष्टि आर्य जी झांसी से। जी सर कहानी इतनी अच्छी नहीं लगी कि उसमें सिर्फ कछुए का यह हमें बताया गया था कि उसने कैसे चीटिंग करी और उसके आगे रेस भी नहीं हुई थी कछुए और खरगोश की, और ना ही तो कोई कहानी का निष्कर्ष निकला था, इसलिए मुझे यह कहानी इतनी अच्छी नहीं लगी। जी संजना बेदी आईडी, संजना बेदी जी स्वागत है आपका। जी सर, इसमें सर धन्यवाद। इसमें कोई पात्र भी नहीं था और इसमें खरगोश ने कछुए ने चीटिंग करी और आपने कहा कि 3 किलोमीटर की रेस थी, तो इसमें 3 किलोमीटर की रेस थी तो उसमें वो उसी समय भी पूरा कर सकता था, लेकिन वो रात को रुका और इसमें कोई पात्र भी नहीं था। धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ क्या कहानी थी है? यदि कहानी नहीं थी तो क्यों नहीं थी? इसमें क्या नहीं था? जो कछुआ और खरगोश की कहानी शुरुआत में सुनी उस कहानी में था और इस कहानी में नहीं था, ऐसा क्या है? नारायण सिंह आईडी से जो साथी जुड़े हैं। जी सर, सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करती हूँ एवं आपसे सीधे नमस्कार। अपना नाम, कक्षा, स्कूल? जी सर, मेरा नाम हिमांशी रौतेला है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद कॉलेज रांधौर अल्मोड़ा है। मैं अल्मोड़ा से हूँ, राज्य उत्तराखंड। जैसे कि आप हमें अभी उदय रालन सर ने कहानी सुनाई तो कहानी मुझे थोड़ी अटपटी सी लगी। वो कहानी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो कहानी पूरी नहीं हुई। उसमें हमें यह नहीं बताया कि उसके बाद क्या था, क्योंकि एक कहानी होती है वो अंतिम क्षण तक होती है कि क्या क्या हुआ उसके बाद। जी धन्यवाद। जी सुधीर तिवारी जी, ये कहानी नहीं थी तो क्यों नहीं थी? सुधीर तिवारी जी। सर इसलिए कहानी नहीं थी क्योंकि इसमें जो हमें अच्छी बातें नहीं बताई गई थी, इसलिए, और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ना ही इसमें कोई भावुकता थी। जैसे और कहानियों में भावुकता होती है कि उसने कितना संघर्ष किया होगा, उसने ये किया होगा, लेकिन इसमें कोई भावुकता नहीं थी तथा ये आधी अधूरी थी।
क्या बात उनकी है। दौड़ बिल्कुल 3 किलोमीटर की थी। बिल्कुल कार्तिक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने जैसा कहा, इस कहानी से कोई शिक्षा नहीं मिली और नहीं ये मजेदार थी और नहीं इसमें पात्र थे। और कोई साथी हाथ, मंत्रिता शर्मा जी ने फिर हाथ खड़ा किया है। जी पाखी जी स्वागत है। जी प्रणाम। कहानी पूरी नहीं थी क्योंकि इसमें पात्र भी नहीं थे और दूसरा संवाद भी नहीं था, इसलिए ये कहानी पूरी नहीं थी। क्या नहीं और था? इसमें हमें कोई शिक्षा जी शिक्षा नहीं मिली, वो बता दिया पहले साथी ने। जी और संवाद भी नहीं था। क्या बात है। बिल्कुल कहानी में नंबर 1 मजेदार नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, पात्र नहीं थी और आपने बोला संवाद भी नहीं था, इसमें बातचीत नहीं करी। अब कोई पात्र नहीं थी तो बातचीत कैसे होती। और क्या नहीं था, कौन साथी बताएंगे? हाँ जी, दिव्यम तिवारी जी ने हाथ खड़ा किया है। दिव्यम जी, आपका माइक बंद है। जी सर यह कहानी इसलिए नहीं थी क्योंकि इसका जो विषय था वह पूरा भिन्न था कहानी से। इसमें था कि कछुआ और खरगोश की रेस थी, लेकिन इसमें हमें रेस ही नहीं दिखाई गई थी कि कौन जीता और कौन हारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गीता जोशी आईडी से हाथ खड़ा किया गया है। गीता जोशी आईडी से, गीता जोशी आईडी से। अच्छा, कुछ लोग वैसी। सुधीर तिवारी जी ने फिर हाथ खड़ा किया है। सर ये कहानी इसलिए नहीं थी क्योंकि इसमें जो पात्र थे तो सही, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। और उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, वैसे तो खरगोश 3 किलोमीटर की रेस आराम से तय कर देता उसने, पर देखा उनके परिवार वाले ने उसे रोका, जबकि वह जानते थे इसने रेस करानी है, तो उन्होंने इसे रोका। इसका मतलब उन्होंने उसे हराने की सोची थी। कछुआ कछुआ यह चाहता था कि मैं वो कर दूं, शॉर्टकट मार लूं, क्या बात है, लेकिन बहुत अच्छा। अगर वो बिल्कुल कार्तिक जी, दूसरों से आपने पूछ के सुंदर बात करी। राय लेता। जी कार्तिक जी, आपने सुंदर बात करी और ये तय हो गया कि कहानी मजेदार नहीं थी, कहानी में कोई शिक्षा भी नहीं थी। और एक साथी ने बताया कहानी में पात्र नहीं था और हमारी दोस्त पाखी ने बताया उसमें कोई बातचीत भी नहीं की थी और संवाद भी नहीं था। पाखी ने फिर हाथ खड़ा किया है, कुछ जोड़ना चाहेंगी? जी सर इसमें वो विषय कथानक भी नहीं था इसमें। जी क्या बात है। दिनेश रावत आईडी से भी हाथ उठाया है। जी सर इसमें ना ही तो शुरुआत थी और ना ही इसमें एंड हुआ किसी चीज का। क्या इसमें बात है। सिर्फ एक नारायण बात जैसी सिंह, थी। जी नारायण सिंह आईडी से भी हाथ खड़ा उठा है। जी सर इसमें ये नहीं पता चला कि अंतिम में कि कौन रेस जीता और ना ही इसका शीर्षक था कि इसमें क्या, ना ही इसका शीर्षक था ये किसकी कहानी है। क्या बात है। बिल्कुल कहानी का कोई शीर्षक भी होना चाहिए। तो चलिए, अच्छी बात है। मंत्रिता शर्मा जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ और जोड़ना चाह रही हैं? जी मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ स्वागत है। जी मैं ये बताना चाहती थी, वो कहानी का इसलिए तात्पर्य नहीं था उसका क्योंकि ना तो उसमें कुछ समझ आ रहा था कि उस कहानी में आखिर हो क्या रहा है। और आकाश सरस्वती भी हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। तो लेकिन जो कछुआ खरगोश था उसने अपने जो परिवार वर्जन थे उनकी मदद से जो उसकी सफलता थी उसने शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करी। चलिए बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। तो अब ये तय हो गया कि कहानी मजेदार नहीं थी, कहानी में कोई शिक्षा नहीं थी और कहानी में पात्र नहीं थे, कहानी में कोई बातचीत नहीं हुई। अब ये है कि वो जा रहे हैं, खरगोश जा रहा है फिर आ रहा है। क्या नहीं हो रहा, कोई साथी बताओ। वो जा गया फिर लौट के आया, रास्ते में कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ ये बताओ। सर घटना। जी कहाँ से आई आवाज? सर ईधांत जोशी। हाँ ईधान जोशी जी ने बताया कि कहानी में घटना भी नहीं थी। होता ही है कि रास्ते में उसको या तो ठोकर लग जाती, उसके दांत टूट जाते, कुछ होता, या उसको कोई ऐसा खतरनाक जानवर मिल जाता। तो कहानी में घटना का होना भी जरूरी आया है। तो ये कहानी आपको इसलिए सुनाई गई कि किसी भी कहानी में नंबर 1 शिक्षा होनी चाहिए, मजेदार होना चाहिए। जैसे कहानी थी
उस कहानी में बस सुधीर जी आप लगभग पूरी बात समेटते हैं, हम आगे और काम भी हैं। तो नंबर 1 कहानी में मजेदार होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, कहानी में पात्र होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, घटना होना चाहिए, और एक दोस्त ने कहा कहानी का कोई शीर्षक भी होना चाहिए। और अगर बच्चों की कहानी की बात करें तो उसमें कहानी में छोटे-छोटे वाक्य होने चाहिए, लंबे डायलॉग नहीं होनी चाहिए। ये मुख्य रूप से निकल के आया है। तो अब हम एक कहानी छोटी-सी मिलके बना सकते हैं क्या? आप यस सर। जी सर। तो चलिए बिल्कुल छोटी सी एक गतिविधि करेंगे हम। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। आप में से हाथ खड़ा करना है और एक लाइन बढ़ानी है केवल। जैसे मैंने कहा एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, आपको बस कहानी की एक लाइन बढ़ानी है और आपकी कहानी में वो सब होना चाहिए जो मेरी कहानी में नहीं था। यानी मेरी तरह कहानी चले ऐसा नहीं है। तो चलिए, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। दिव्यम दिव्यम रावत जी हाथ आईडी से, दिनेश रावत आईडी से। वह झोपड़ी में रहती थी और अकेले। झोपड़ी में रहती थी, दिव्यम तिवारी जी। जी सर, वह बहुत दयालु थी और जी, बहुत करीबी बस थी। एक लाइन सुधीर कार्तिक तिवारी जी। सर वह अपने घर के आसपास पड़ोसी यहाँ से हमेशा बात करती और घर के बाहर जब झाड़ू लगाती तो सभी से सबसे अब उनका हाल चाल पूछती। क्या बात है, गुड्डी बिस्ट आईडी से शायद प्रियांशी शायद है। माइक खोलो, माइक ऑन करो। जी सर, वह बुढ़िया अकेली थी और उसका कोई एक ही लाइन बोलनी है जी। और कौन सा थी बोले? मंत्रिता जी। वो जो बुढ़िया थी, उसकी गरीबी देख के उसके जो आसपास के लोग थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। बिल्कुल, फैक्ट शिप आईडी से कोई साथी जुड़े हैं, फैक्ट शिप आईडी से, फैक्ट शिप आईडी से संजीव बेदी आईडी से। जी जी, स्वागत है दोस्त संजना जी। सर वो सबकी मदद करती थी और वो किसी का बुरा नहीं मानती थी। बुरा नहीं मानती थी। और कौन साथी अपनी बात रखना चाह रहे हैं? पाखी जैन। हाँ, जैसे कि स्वागत है। मेरे किसी दोस्त ने बताया कि वो दयालु थी, तो वो जानवरों से भी बहुत प्यार करती थी। बहुत अच्छा, गीता जोशी आईडी से। सर उस बुढ़िया ने अपने घर में अनेक जानवर, कुत्ता बिल्ली जैसे जानवर पाले थे। क्या बात है, क्या बात है। फैक्ट है शिप आईडी से कोई साथी जुड़े हैं? सर उसका फेवरेट जानवर उसका प्रिय मोर था। जी, बहुत सुंदर। और कौन साथी जोड़ना चाह रहे हैं? सर मैं जी, सर क्योंकि उसने जानवर इसीलिए पाल रखे थे क्योंकि उसका अपना कोई न था। जी। चलिए, हम ये गतिविधि हम इसलिए भी कर रहे हैं कि हम सब एक एक लाइन जोड़ते हुए एक कहानी बना सकते थे, लेकिन वो कहानी मेरी कहानी जैसी नहीं हो। जैसा अभी इसलिए मैंने कहा कि आपकी कहानी में घटना भी होना चाहिए, पात्र भी होना चाहिए। क्या बुढ़िया क्या कोई पात्र बने, क्या बातचीत कहीं हुई, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ, आप सुनना चाहेंगे क्या मेरे से? यार बोर हो गए होंगे मेरी कहानी सुन के ना। एक कहानी और सुनाऊंगा, आप सुनना चाहेंगे क्या? चलिए फिर मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहूंगा। आप ध्यान लगा के सुने, माइक बंद करें अपना। चाहे तो आप कागज पेन लिख के भी करें। इस कहानी को मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसको आधी अधूरी कहानी होगी और आपको इस कहानी को पूरा करना होगा। चाहे तो आप पेन कॉपी लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं। आपको इस कहानी के पात्र आदि को लेते हुए नोट भी करना है, कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये कहानी लिखनी है और जिसकी कहानी अच्छी होगी उसको वास्तव में सर्टिफिकेट देंगे। अब ये तय हो गया है। तैयार हैं आप सुनने के लिए?
जी सर। तो आपने पेन कॉपी पेंसिल निकाली होगी। जी सर। जी सर। तो कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए यस सर, बिल्कुल। बस माइक बंद करिएगा, माइक बंद करिएगा। तो सुनना चाहेंगे ना? यस सर, बिल्कुल। एक गांव जी की सर। बात है, एक गांव की बात है। वहां रामपाल नाम का एक किसान रहता था। वो किसान बहुत मेहनती था। धीरे धीरे ठीक बोल रहा हूं मैं ना? वो किसान जी सर। बहुत मेहनती था। उसकी 3 लड़कियां थी। एक सबसे बड़ी लड़की का नाम दीक्षा था और दीक्षा का विवाह, दीक्षा जब बड़ी होगी तो उसका विवाह उसके पिताजी ने नजदीक एक दुकानदार से की और उसका जो हस्बैंड था, उसके पति जो थे, दुकानदार होने के साथ ही अपने दुकान में ताश खेलते थे। तो इस प्रकार कहीं न कहीं पूरे घाटे का बिज़नेस था और उनकी जो दूसरी लड़की थी उसका नाम था शिवांशी और शिवांशी भी एक नज़दीक के ही किसान को ब्याह दी गई और वो किसान दिन-रात शराब पी कर के उसको काफ़ी पीटता था। और इसी कारण ये रामपाल सोचता था कि मैं कहीं न कहीं सुधीर तिवारी जी प्लीज़ प्रेजेंटेशन बंद करें। रामपाल ने सोचा कि मैं अपनी जो तीसरी लड़की है छोटी, उसका विवाह जल्दी कर दूँगा तो मेरी ज़िम्मेदारियाँ खत्म हो जाएँगी। तो कक्षा 9 में पढ़ती थी हितैषी उसकी तीसरी लड़की, तो उसने हितैषी की शादी कक्षा 9 में रहते हुए की। लेकिन हितैषी ने सोचा, अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे पहले पढ़ने दीजिए, अभी मैं छोटी हूँ, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके बाद फिर हाई स्कूल किया और फिर 11-12 में 12 में उसकी फिर शादी कक्षा 12 में थी, फिर उसको देखने के लिए कुछ लोग आए, तो उसने कहा पिताजी मैं अभी छोटी हूँ और 18 साल से छोटी बच्ची का विवाह करना वैसे भी कानूनन जुर्म है। मैं जब तक मैं अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगी यानी आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। ये हितैषी ने कहा। आगे क्या हुआ होगा, आपको इस कहानी को पूरा करना है। तैयार हैं आप क्या? जी सर। जी सर। आपको अपनी कॉपी में पेन या पेंसिल से लिख करके उसमें नाम, कक्षा, स्कूल लिखते हुए शेयर करना है और आपका काम शुरू होता है और आप अपनी कहानी शुरू करें, लिखना प्रारंभ करें। और अभी जिनकी कहानी तैयार हो जाएगी, हम उसकी कहानी सुनेंगे और उन सबको एक-एक सर्टिफिकेट भी आज की इस कार्यशाला में दिया जाएगा। तो आप अपना काम शुरू करें। हमारे बीच के एक अभिभावक भी जुड़े हैं और हम इस कार्यक्रम को आप चाहें तो सुनते भी रह सकते हैं। तो मैं इसी बीच आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर महावीर रवाल्टा सर को। सर कहानी पर अपनी बात रखते हुए, क्योंकि समय का सदुपयोग भी हम करेंगे। आदरणीय डॉक्टर महावीर रवाल्टा सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखने के लिए। प्रणाम। जी सर। आज बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा और बाल प्रहरी के इस 6 से 43वें ऑनलाइन कार्यक्रम में जो आज अध्यक्ष के रूप में विराजमान है श्रीमती सुधा भार्गव जी, इस कार्यक्रम के जो संयोजक और इसे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले आदरणीय बड़े भाई उदय केरोला जी, स्वागत के लिए उपस्थित हुए आदरणीय आकाश सरस्वती जी और सदैव अपना बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन सुलभ करवाने वाले आदरणीय श्याम पलट जी, पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और यहाँ पर जो
और से उपस्थित है और कुमारी पाखी जैन। इन सबके साथ जिन बच्चों ने अनेक नाम हैं, दिव्यम से लेकर के मंतिशा, मन्नत, संजना, हिमांशी, सृष्टि और बहुत सारे वो नाम जिन्हें मैं नहीं कह पा रहा हूँ। बच्चों, ये जो आज का ये कहानी लेखन का जो सत्र है, बड़ा रुचिकर सत्र है। और जो अभी कहानियां सुनाएंगी कछुआ और खरगोश के लेकर के, या दूसरी जो कहानी को आपने बुनने का प्रयास किया और आपको जो कहानी रचने की जिम्मेदारी दी गई, तो इससे ही काफी स्पष्ट हो गया होगा, आपको काफी कुछ मतलब आ गया होगा समझ में, कहानी बाल कहानी होती क्या है। बच्चों, जैसे आधुनिक केरोला जी कह रहे थे कि कहानी की शुरुआत ही इस बोलिए अगर हम, तो अगर जिज्ञासा जगाने वाला शीर्षक है, रुचिकर है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी इच्छा होती है कि मैं इस कहानी को पढ़ूं, और आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके बाद फिर इसमें ये देखी जाती है भाषा शैली कि किस भाषा में लिखी गई है, कैसी भाषा है और शैली है। आप देखेंगे कि अगर भाषा बड़ी कठिन होगी, आपकी समझ से परे की होगी, तो निश्चित रूप से आप बहुत अधिक रुचि नहीं लेंगे। और उसकी शैली कैसी है, किस तरह से वो जो है, एक चित्रात्मक शैली होती है, एक चित्र उपस्थित कर देते हैं आपके सामने, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो इसकी जो कथानक है, माना जो कथानक विषय वस्तु है, उसमें क्या है, किस विषय पर आप लिख रहे हैं, किस विषय के बारे में आप बताना चाह रहे हैं, उसके साथ जो वो देश काल और परिस्थिति है, माना जो कौन सा देश काल है, कौन सा समय है और क्या परिस्थिति है जो वो कहानी बुनी जा रही है, चाहे वो कछुआ खरगोश की हो या चाहे बहुत सारी जो आप बच्चों की कहानियां पढ़ते होंगे, या जो बच्चों की पत्रिकाएं हैं, बाल पत्रिकाएं, उनमें तरह तरह की कहानियां हैं, या समाचार पत्रों के जो रविवार के परिशिष्ट होते हैं, उसमें बच्चे देखते होंगे कि अलग अलग आस्वादक प्रभाव, यानी जो कह रहा था मैं कि अलग अलग जो देश काल और परिस्थिति की कहानियां आपको मिल जाएंगे। और दूसरा ये जो पात्र हैं, पात्र किसी भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, और उनका चरित्र चित्रण। पात्र है, अगर हमारा खरगोश है तो कैसा खरगोश है, वो चालाक है, शरीफ है, या कछुआ है वो आलसी है, चालाक नहीं है, या चालाक है। ये मतलब गुण जो होते हैं, उसके जो चरित्र है, उसका चित्रण भी वो आना चाहिए, तभी आपके सामने जब उसका चित्र उपस्थित हो जाएगा। आपने देखा होगा, आप कहानी पढ़ रहे होते हैं और आप या तो हमारे सामने उस जो चरित्र है, माना बूढ़ा व्यक्ति है, अब आपने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति है, वो लंगड़ा कर चल रहा है, तो लंगड़ा कर चल रहा है, तो यहीं पे आपके दिमाग में बात आ रही है कि निश्चित रूप से जब लंगड़ा कर चल रहा है तो कोई ना कोई पैरों में कोई, जो कहने का अभिप्राय है कि कहानी के अपने तत्व होते हैं और उसे प्रस्तुत करना बहुत बड़े क्या कहते हैं, एक जोखिम का काम भी है कि कहीं हम आपके लिए लिख रहे होते हैं और हम आपके मन तक, ये सब केवल रुचि, जो कहानी की एक बात और भी है कि उसमें रुचिकर होनी चाहिए, वो रुचिकर होनी चाहिए, और आगे बढ़े तो उसमें शिक्षाप्रद होनी चाहिए कि ठीक है, आपकी रुचि को भी ध्यान में रखा हमने, भाषा भी अच्छी हुई, छोटे छोटे वाक्य हुए आपके अनुकूल, मनोभावों के अनुकूल, और उसमें उसकी जो प्रस्तुति भी अच्छी है हमारी, लेकिन उसमें जो आप कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा क्या है, आपको क्या शिक्षा मिली, क्या वो रुचि तो जगाई हुई, लेकिन शिक्षा क्या मिली। तो बहुत सारी जो आप जैसे कहा अभी शाश्वत जी कह रहे हैं कि पंचतंत्र से कहानी की शुरुआत हुई और निरंतर आगे बढ़ते हुए, और बहुत सारे शिक्षा पढ़ते। आप पहले जो हम लोग दादा दादी नाना नानी से सुनते थे लोक कथाएं, तो उनमें भी यही होता था कि एक जिज्ञासा बिल्कुल आखिर तक बनी रहती थी, कब तक बनी रहती, और थोड़े कुछ न कुछ संदेश उसमें छुपा होता था। आज यद्यपि बहुत सारे लोग इस बात को करते हैं कि भाई लोक कथा है तो लोक कथा कहानी जैसे नहीं हो सकती, या उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बच्चों को
कोई बहुत सीख नहीं देती या वो उसमें विज्ञान नहीं है उसमें। लेकिन अगर गहराई से देखें तो लोक को समझने की जो शक्ति, जो ताकत और जो जिज्ञासा भाव जो लोक कथा है प्रदान करती है, तो उसे मैं मानता हूँ कि लोक कथाओं के माध्यम से ही एक तरह से हमारे कहानी लेखन की शुरुआत तो होती है, या कई लोग की हुई होगी। मुझ जैसे अनेक रचनाकार ये बात आप लोगों के बीच आके कहते होंगे कि मैं अपने दादा दादी से कहानियां सुना करता था, बुआ से कहानियां सुना करता था, और उन कहानी को सुनते सुनते मैं कहानियां लिखने लगा। तो बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए कि मैं लोक से, जो अपना लोक है, उसे हमेशा जुड़े रहने की बात करता हूँ। आपके साथ भी यही बात मैं जरूर साझा करूंगा कि कहानी है, जैसे मैं पहले कहा था, उसकी विषय वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, और जो परिवेश है, मैं पहाड़ से हूँ, मूलतः सुदूर पहाड़ क्षेत्र से हूँ, तो निश्चित रूप से अगर मैं वहां के लोक को, वहां के जो वातावरण है उसको आत्मसात करता हूँ, तो उस वातावरण को आत्मसात करते हुए अगर आप लखनऊ में भी रह रहे हैं या आप कहीं विदेश में भी रह रहे हैं, तो मेरी कहानी के माध्यम से आप उसको महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं पहाड़ में जो ये कहानी है उनके पात्रों का सहगामी हूँ, या जिन्होंने अपना पहाड़ छोड़ चुके हैं। इसी तरह मैदान की बात है, मानो एक सुदूर गांव का, सुदूर क्षेत्र का बच्चा जिसने कभी फिलहाल मैदान नहीं देखा है, तो अगर वो कहानी पढ़ता है, वो हवाई जहाज में नहीं बैठा है, उसने रेलगाड़ी का सफर नहीं किया है, उसने मेट्रो नहीं देखी है, उसने विदेशों की बहुत सारी चीजें नहीं देखी है, लेकिन साहित्य के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से एक सफल कहानीकार उन सभी चीजों को आपके सामने अपनी लेखनी से रखता है, तो निश्चित रूप से आपको लगता है कि आपका कहानी से बिल्कुल जुड़ाव हो गया। और यही जुड़ाव एक सफलता भी है लेखक की भी, और जिनके लिए वो लिखी जा रही है, उनके पढ़ने बाद उनको लगेगा कि हाँ, मैं एक अच्छी कहानी पढ़ने में आज सफल हो गया हूँ। तो पुनः मैं चूंकि बहुत सारी बातें सरस्वती जी ने भी कह दी, और अभी श्याम प्रसाद पांडे जी भी कहेंगे, संभवतः निधि जी भी कहेंगे, और आदरणीय किरोला जी तो गाए बगाए कुछ न कुछ ऐसी बातें कहे जाते हैं, बता जाते हैं कि जिसका मैं मुरीद हूँ, और एक तरह से कहूँ कि वो हमारे बाल साहित्य के एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करते रहे। और आप सभी बच्चे, मैं इस बात को एक विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें उदय किरोला जी जैसे लोक और बाल साहित्य के मर्मज्ञ लोग मिले हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके माध्यम से रचनाकार और जो रचनाधर्मी हम जैसे कुछ लोग जो कुछ लिख पाए हैं, आपसे रूबरू होते हैं, आपसे मिलते हैं और आपके साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। तो पुनः मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं। पुनः आप सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। सर, मेरी कविता आपका आभार। आप प्लीज जब आप कहा जाएगा कहानी के लिए, आपको आमंत्रित करूंगा। बिल्कुल आप अपने कहानी तैयार कीजिए, अभी आपको और समय दिया जाएगा। आप बिल्कुल अभी 15 मिनट और आपको समय दिया है कहानी के लिए। तो मैं आदरणीय सुधा दीदी को आमंत्रित करता हूँ। अध्यक्षीय उद्बोधन बाद में होगा उनका, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। अभी बच्चों की कहानी सुनने के बाद अध्यक्षीय उद्बोधन होगा। मैं दीदी को आमंत्रित करता हूँ आज के इस सत्र में अपनी बात रखने के लिए। आदरणीय सुधा भार्गव दीदी। दी, आपका माइक बंद है। हाँ जी, आज बाल प्रहरी का 643वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और वो भी कहानी लेखन कार्यशाला। और कहानी मेरी प्रिय विधा है, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और श्री आकाश पार्षद जी को, डॉक्टर महावीर जी को, श्याम पलट पांडे जी, अशोक कुमार नेगी जी, और आपको मेरा बहुत बहुत अभिवादन। अब कहानी लेखन के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है, लेकिन मैं इस समय जहां बैठी हूं वहीं की मैं बात करती हूँ। अब बच्चे तो अपने अपने कामों में लगे हैं, लेकिन अब मैं किसको संबोधित करके कहूँ, आप लोग तो बहुत जानते हैं, लेकिन जो भी मेरे सामने हुआ है मैं उसके बारे में बताती हूँ। वैसे तो हमें देखिए मालूम है
कि कहानी में शीर्षक भी होना चाहिए, कथानक भी, संवाद भी, ये सब। लेकिन बच्चों की दृष्टि से बच्चों को समझाने के लिए बच्चों की तरह से उन्हें समझाना होगा। कहानी में क्या खास होता है? एक प्रारंभ होता है, दूसरा उसका मध्य होता है, और तीसरा अंत। शीर्षक पर बच्चों का ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए। पहले सबसे पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई बच्चे कहानी का एक बीज पड़ता है। जो मौखिक लेखन होता है, मैं उसकी बात कर रही हूं कि कहानी का एक बीज पड़ता है। ये बीज कहाँ से उड़ के आ सकता है? अपने आसपास एनवायरनमेंट से, वातावरण से, किसी घटना से, या खुद बच्चे की भोगी हुई बातों से, सुख से, दुख से। तो जब बीज पड़ जाता है तो उसके बाद अगर देखा जाए, जब हम जमीन में बीज डालते हैं तो उसमें फिर खाद दी जाती है, उसको पानी दिया जाता है। तो बच्चों को बताना होगा कि जब तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई घटना क्लिक कर गई है, या दिमाग में कुछ उठ रहा है, या कल्पना आ रही है, या कुछ उन्हें आवेश आ रहा है, जिज्ञासा है, तो वो उस पॉइंट को सोचें कि क्या हो रहा है आसपास। सोचेंगे बच्चे तो उस बीज के चारों तरफ ताना बाना बुनना खुद शुरू हो जाएगा। जब वो ताना बाना बुनेंगे तो उनको प्रेरित किया जाए कि जो तुम सोच रहे हो उसको कागज पर लिखो। अब मैंने अभी कहा कि भाई माली पानी देता है, खाद देता है, उसमें आता है कि बच्चे किस तरह से देंगे। तब उनको बताना पड़ेगा कि भाई प्रारंभ, जो तुमने सोचा है उसको वर्णनात्मक प्रारंभ होता है उसमें। जैसे अभी कहानी में मैंने देखा कि मिलकर कहानी बनाओ। कहा गया भाई एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, वो झोपड़ी में रहती थी, वह दयालु भी थी। ये इसका प्रारंभ हो गया। लेकिन अब बाद में आता है मध्य, माने अब कहानी ये आगे जा रही है, बहती हुई जाए, और उसको लिखने में बच्चा इतना तन्मय हो कि वो अपनी भाषा में लिखे। बच्चों के लिए ये बात बहुत सरल है, मतलब वो जैसा सोचे वैसा लिखें। बच्चों की भाषा, मतलब बच्चे को भी इस तरह से गाइड किया जा रहा है। एक राजा था, वह बड़ा पराक्रमी था, वो रोज वहां जाया करता था, अपनी प्रजा के हालचाल सुनता था। अरे भाई, बच्चा अपनी भाषा में जा रहा है। तो जब उसने प्रारंभ कर दिया कि एक राजा था और वह बहुत दयालु था, ठीक है। अब उसको अपनी भाषा में, भाई दयालु किस तरह से तुम कह रहे हो, उससे बच्चे से क्वेश्चन कीजिए कि भाई तुम यहाँ अटक रहे हो तो ये दयालु क्यों। तब बच्चा अपनी फीलिंग लाएगा कि ऐसे ऐसे था, एक गरीब आदमी था, उसने अपने हाथ का कड़ा भी उतार के दे दिया, इतना दयालु था। उसने ये भी नहीं सोचा कि बच्चा तो अपने अनुसार लिखेगा, बच्चा ने ये भी नहीं सोचा कि आजकल कितना सोना महंगा है और उसने सोने का कड़ा दे दिया। तो ये जो बच्चे को उत्तेजित करना कि जो वो अपनी भाषा में अपनी फीलिंग बताए। भाई बच्चे ने कहा, अरे इतना सोना आजकल महंगा है, चोरी होती है, राजा के पास एक कड़ा था, वो पहनता था रोज, और उसे भी दे दिया, दान में दे दिया। अरे तब तो बड़ा ही वाकई में बहुत दयालु था भाई। अब तो इसका मतलब जब हम कथा के मध्य में कथा रस आ जाएगा उसमें, इसमें संवाद भी बच्चे अपने आप ही देंगे कि जब अपनी भाषा में बोलेंगे कि भाई राजा ने, अब जैसे संवाद की बात है, ये जो कहानी बनाओ, इसमें जब बच्चों ने कहा कि भाई मजाक उड़ाते थे, तभी एक क्वेश्चन कि बच्चे मजाक क्यों उड़ाते थे, तो उनकी कल्पना शक्ति आएगी कि वो उसके बाल बड़े गंदे होते थे, बड़े होते थे, नाखून भी बहुत बड़े बड़े होते थे, और वो जमीन से कुरेदती रहती थी और चुप रहती थी। तो दूसरा बच्चा बोलेगा अपने दोस्त से,
अरे ये तो बड़ी बुरी बात है, वो बेचारी गरीब है और तुम उसका ऐसा मजाक उड़ा रहे हो। दोनों बात ही कर रहे थे कि पानी बरसने लगा। पानी बरसते बरसते उसमें से एक बच्चा जो बूढ़ी का मजाक उड़ा रहा था वो रपट पड़ा। उसके दोस्त में तो इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे उठा सके। बूढ़ी आई, उस बच्चे को उठा के अपनी कुटिया में ले गई, उसके कपड़े साफ किए और उसको कुछ खाने को दिया। तब उस बच्चे ने सोचा कि ये गरीब होने के कारण हम इसका मजाक उड़ाते हैं, गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो भी हमारी तरह से प्यार करना जानते हैं और हमें भी उन्हें प्यार करना चाहिए। और उसके बाद उसने कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। तो देखिए वो कहानी भी आ गई बच्चे की। ये तो मेरे जो दिमाग में आया मैंने आपको बता दिया कि मजाक उड़ाते थे बच्चे, यहाँ तक आ गए, लेकिन वो कथा रस और वो उनकी कल्पना शक्ति नहीं जगी। अब डायलॉग, भाई जब बच्चे अपनी भाषा में लिखेंगे तो डायलॉग तो अपने आप ही आ जाएंगे, और जब वो घटना कहेंगे, जब इमेजिनेशन देंगे तो कथा रस तो उसमें अपने आप ही उमड़ आएगा। बच्चों को सिखाने की इतनी जरूरत ही नहीं है कि भाई जैसे हम लोग किताबों में क्लास 10 में क्लास 12 में पढ़ते हैं कि भाई कहानी क्या होती है, उसके क्या पक्ष होते हैं। बच्चों को तो जैसे कहते हैं कि बच्चों के दिमाग में खाद देनी है, बच्चों को उपजाऊ बनाना है, बच्चों के दिमाग को, जो अपने आप ही कहानियां निकल करके आ जाए। तो ये घटना भी हो गई, इसमें मानवीय मूल्य भी आ गए और बच्चे की कल्पना शक्ति भी जागी, और देखिए इसमें एक संदेश भी आ गया, अपने आप ही कहानी में आ गया। बच्चों को बताने की जरूरत, हमें कहने की जरूरत ही नहीं, बच्चे ने अपने आप ही इमेजिनेशन से कह दिया, इसमें भाई संदेश भी आ गया और हमारी कहानी पूरी हो गई। तो जिस कहानी को पढ़ करके हमें रस आ रहा है, हमें मानवीय मूल्य आ रहे हैं, तो उसमें अगर बच्चा एक डायलॉग कम भी लिखता है तो कोई बात नहीं, और भी तो बातें हैं। तो ये मेरा मतलब कि बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की तरह से गाइड किया जाए। वो कितना ले सकते हैं, भाई हमें उन्हें विद्वान तो नहीं बनाना है ना, हमें तो उन्हें सिखा रहे हैं, हम वो सीखने की प्रक्रिया में है। वरना क्या होगा, बच्चे दूसरों का सहारा लेंगे, लैपटॉप से ले आएंगे, माँ बाप से पूछेंगे। भाई हम बच्चों को अपने आप ही क्रिएटिविटी बनाएं, उसका आनंद कुछ दूसरा है जब बच्चा अपने से ही निकल करके आएगा। तो मैंने जो अनुभव किया वो मैंने बताया। और अब जैसे किरोला जी ने एक आधी अधूरी कहानी सुनाई थी कि भाई एक गांव था, उसमें 3 अच्छा ये तो शायद मेरे बच्चे लिख रहे हैं, यही कहानी आपने लिखने के लिए दी है ना? जी। हाँ, तो इसके बारे में तो मैं, और अच्छा अब कहानी की और बारीकियां हैं। अब जैसे अभी बताया कि बच्चों को छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए। बच्चे तो अपने आप ही छोटे छोटे वाक्य लिखेंगे, वो बड़े बड़े लिखने क्या जानते हैं। जब हम कहेंगे भाई तो तुम जैसा सोचते हो वैसा लिखो। अब देखिए, अब जैसे बच्चा अब अपने आप लिखेगा तितली को देख करके, एक तो ये तितली रंग बिरंगी होती है, वह डाल पर उड़ती है, एक लड़का आया, उसने पकड़ने की कोशिश की। एक बच्चे अपनी भाषा में लिखेंगे, वो तितली को देखता ही रहा, उड़ रही थी, उसने सोचा मैं भी इसके साथ साथ उड़ूं। जब तितली के पीछे भागा तो तितली बोली रुक जाओ, मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगी। लड़का सन्नाटे में आ गया, अरे मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूं, मैं तो तुम्हें छूना चाहता हूं। तितली बोली बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में सुंदर लगती हैं, लेकिन छूते हैं तो मुरझा जाते हैं, इसलिए सबको अपने अनुसार रखने की कोशिश मत करो। अब देखो ना, मेरी जो एक सहेली है कुक्को, वो जंगल में खुश रहती थी और उसे पिंजड़े में बंद कर रखा है। उससे पूछो वो क्या दुखी है, लेकिन वो जो मंटू बच्चा है ना, वो तुम्हारा दोस्त, उसने अपनी खुशी के लिए चिड़िया को पिंजरे में बंद कर रखा है। तब उसको, जो बच्चा तितली को पकड़ना चाहता था, उसे अनुभव हुआ कि नहीं,
हमें अपने खुशी के लिए दूसरों को, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैं एक्सटेम्पोर ऐसे सुना दी। तो बच्चों को मतलब अपने आप, भाई तुम जैसा सोचते हो वैसा बोलो, वैसे लिखो, कहानी हो गई। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जो देखा है, मैंने उसी आधार पर कहा, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं बोलना चाहती, क्योंकि बच्चों की कार्यशाला है, बच्चों के अनुसार ही मैं बोलूंगी। चलिए दी, आपका धन्यवाद। आपने पूरे अपनी बातचीत रखी और कहीं न कहीं हम बड़े लोगों के लिए भी कुछ सीखने के लिए थी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जो साथी अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, स्वागत है। फैक्टशिप आईडी से जो साथी हैं उन्होंने हाथ खड़ा किया है, क्या तैयार है उनकी कहानी? यस सर। हाँ, स्वागत है। अपना नाम, यस सर। अपना नाम, कक्षा, स्कूल बोलते हुए शुरू करें, बारी बारी से। फैक्टशिप आईडी से जो साथी, नमस्कार जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानंदा पब्लिक स्कूल है। मेरी आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। उसके पापा ने उसकी एक ना सुनी और उसकी शादी कर दी। उसके पापा ने उसकी शादी ना दुकानदार ना किसान से करी। उसकी शादी उसने एक मछुआरे से करी। मछुआरे का नाम था सोनू। सोनू की माँ को उसके बारे में सब पता था। सोनू की माँ को उसके बारे में सब पता था। सोनू को वह लड़की बहुत, सोनू को वो क्या नाम था, हेमतांशी बहुत पसंद थी। हेमतांशी लगातार रो रही थी। सोनू की माँ ने उसके पास आकर कहा, मत रो बेटी, मैं और मेरा बेटा तुम्हारी पूरी मदद करेंगे और तुम्हें एक पुलिस अफसर बनाएंगे। कुछ साल बीत गए, वह एक बहुत बड़ी पुलिस अफसर बनी। उसने आईपीएस का एग्जाम पास कर लिया था। उसने अपनी बहनों के पतियों को सत्ता खेलने व दारू पीने के जुर्म में अंदर जेल में डाल दिया। तब से उसकी बहन के पतियों ने कभी दारू व जुए को हाथ तक नहीं लगाया। धन्यवाद जी। मंत्रिता जी, स्वागत है आपका। हाथ खड़ा किया आपने। मंत्रिता जी, जी, और कौन साथी अपनी बात रखना चाह रहे हैं? सिद्धांत जोशी। सिद्धांत जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं सिद्धांत जोशी। जो किरोड़ा जी ने अभी हमें कहानी बताई थी, उस गाय को बनाना चाहता हूँ। फिर हितैषी ने मना कर दिया। कहा, पिताजी मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे आत्मनिर्भर होना है। मैं अभी नाबालिग हूँ। कुछ साल बाद उसके पिता की उम्र होने वाली थी, पर हितैषी ने अब तक शादी नहीं की थी। पिता की उम्र होने से पहले वह एक सफल कलेक्टर बन शादी कर ली। हितैषी अब बहुत खुश है। अब उससे सीख लेकर एक लड़की ने बिना पढ़ाई पूर्ण किए शादी न करने की शपथ ली। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कौन अपनी कहानी रख रहा है? जी सर, कार्तिक तिवारी। हाँ जी, कार्तिक जी स्वागत है। चलिए संजना जी, इसके बाद बुलाता हूँ आपको। सर, जो हिमांशी थी उसके लड़का देखने आया। 12वीं में पढ़ती थी, उसे लड़का देखने आया। उसका नाम था विजय लड़का उससे देखने आया। और जब देख रहा था तो पहले तो हिमांशी ने मना किया। उसकी जो दूसरी वाली बहन थी, उससे बड़ी वाली, उसे लड़का पसंद आ गया। कार्तिक जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए। हिमांशी को लड़का देखने आया। 12वीं में पढ़ती थी, उसे लड़का देखने आया। उसने मना कर दिया। पहले मना किया, बाद में हाँ कर दिया। पिता ने जोर डाला, हाँ कर दिया। पर उससे पहले उसकी जो दूसरे नंबर वाली बहन थी, उसे विजय से प्यार हो गया।
और विजय ने उसकी दूसरी बहन को नहीं देखा। गया, शादी हुई, शादी के दिन देखा, उसे भी उसकी दूसरी वाली बहन अच्छी लगी जिसका नाम संजीता था। संजीता उसे बहुत भाग गई। शादी के तीसरे या चौथे साल हिमानी का कोई बेटा नहीं हुआ। उसने हिमानी को मार दिया और तथा दूसरी वाली के साथ चला गया। मार पीट के बाद उसके गाल और पूरे बदन पे घाव पड़ गए। वो देख के तब बातचीत हो रही थी जब वो बैठे थे। हिमानी की दूसरी वाली बहन और लड़का बात कर रहे थे कि तुमने ये मुंह पे ये नकाब क्यों लगा रखा है, हटा दो, क्यों लगाना है नकाब, हटा दो हटा दो। इसी जिद में उसने उसका नकाब हटाया तो उसका चेहरा देख के उसने ना कर दिया। बेचारा बहुत दुखी हो गया और उसे तभी उसकी बड़ी बहन जो थी उसके साथ उसका पति दुकानदार मिल गया। उसने कहा चल भाई तू भी एक पैक लगा ले मेरे साथ। लगाया उसने भी एक पैक और उसे फिर उसकी पत्नी दिखी तो उसे उसकी पत्नी भी अच्छी लगी। उसकी पत्नी को जैसे ही उसके भाव पता चले वीरांगना बन के गर्दन उड़ा दी और बेचारा तो दुकानदार भी डर के मारे सहमा भाई ये तो वीरांगना है, इसको कल से मारना बंद। और उस समय उस पे गुस्सा हावी था, उसकी बड़ी बहन पे गुस्सा हावी था कि मेरे को ऐसा बोल रहा। अपने पति की फिर भी सेवा करती रही। बाद में उसके पति ने कहा कि अब से मैं दारू छोड़ दूंगा। उसने कहा ठीक है आप जैसा करते। उसने फिर ताज जुए को कभी हाथ नहीं लगाया और जब नहीं लगाया उसकी एक साल में बहुत इनकम हुई जिसके कारण उसने बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ खरीदा और सुख चैन से रहने लगे। दूसरी वाली बहन को बहुत पछतावा हुआ कि मैं उसके रंग रूप पे गई, इसके कारण मुझे अब कुंवारी रहना पड़ रहा है। और वो छत से कूद गई कि मैं अब ऐसे ही रहूंगी क्योंकि पिता तो गरीब था बेचारा, तो क्या करता। अब उसके पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि दोनों बहनों की शादी करवा दी थी। एक कुंवारी हो गई थी और मर गई थी, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो क्या करता है, इसलिए हमें जब भी हो किसी के रंग रूप पे नहीं जाना चाहिए और किसी के संयम को नहीं, मतलब किसी का संयम नहीं तोड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कार्तिक जी बहुत सुंदर। आपने शायद पात्रों का नाम नोट नहीं किया। अभी हम केवल कार्तिक और प्रियांशी प्रियांशी से और सुनेंगे और एक संजना से, दो लोगों से सुनेंगे। और जी स्वागत है प्रियांशी जी। जी सर धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज भकुना है, भकुना अल्मोड़ा है। आज मैं आपके सामने मैं आपको अपनी आगे की कहानी सुनाऊंगी। मेरी कहानी इस प्रकार है। तो उसके बाद उसके पिता ने कहा कि अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हें उन लड़के वाले देखने आ गए हैं और अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे से अब आगे की तुम्हारी पढ़ाई तो कुछ नहीं हो सकती। लड़के वाले बहुत अमीर है, इसलिए वो तुम्हारी आगे की पढ़ाई वे सोचेंगे। तो उस हितांशी ने तो उस समय मना कर दिया। पर जब लड़के वाले देखने आ गए तो उसके पिताजी ने उसको जाकर कहा कि अब तुम अपना निर्णय लो क्योंकि अब लड़के वाले देखने आ गए। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि अगर तुम शादी करना चाहती हो तो हाँ कर दो, अगर नहीं करना चाहती तो मना कर दो।
तो उसकी बेटी ने कहा, पिताजी अगर दीदियों की तरह मेरा भी वही हाल होगा जैसे कि बड़ी दीदी को दुकानदार हस्बैंड मिला और फिर भी वह दुकान में जुआ खेलता था और पैसे घर कुछ नहीं लाता था, और छोटी दीदी को शराबी मिला तो उसका भी कोई पैसे वापस नहीं आता था। तो उसी तरह मेरा भी हाल होगा, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं अपनी पढ़ाई करके अपने पैरों में खड़ी होना चाहती हूँ, तो इससे मेरा भविष्य भी अच्छा होगा। और तो शादी तो हम बाद में भी कर सकते हैं। उसने बोला कि शादी तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, अभी मैं आप घर का खर्चा चला लो, मैं अपना खर्चा कुछ अपने हाथों से चला लूंगी। तो उसके पिताजी ने उसे मना कर दिया और कहा कि तुम शादी कर लो। तुम शादी कर लो। तो उसके पिताजी ने उससे जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी, और उसने उसका जीवन भी वैसा ही हो गया। इसलिए इस कहानी से जो मेरी कहानी है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी कि इसलिए इस कहानी से हमें पढ़कर यह शिक्षा मिलती है कि अपने पैरों पर खड़े होकर ही हमें निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर दोस्त प्रियांशी जी आपने बात रखी। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा सर, आपका माइक म्यूट है। जी प्रियांशी जी आपने अपनी बात रखी। आदरणीय रवाल्टा सर आप जुड़ चुके हैं, आप तक मेरी आवाज जा रही है? आदरणीय रवाल्टा जी। जी सर इसके बाद मैं निवेदन कर, पहले बच्ची को सुन लेते हैं, इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कहानी को अगर बढ़ाते कैसे बढ़ाते, मैं इसके बाद आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ संजना बेदी जी को। बाकी जी धन्यवाद। जितने लोगों ने लिंक रखी है वो बाल प्रहरी समूह में 8:15 तक, जो 8:15 तक शेयर करेंगे उनको हम प्रमाण पत्र देंगे, केवल 8:15 तक। जी स्वागत है। आपने तो प्रस्तुत कर दिया। धन्यवाद जी धन्यवाद सर। मेरा नाम संजना बेदी और मैं कक्षा 7 के छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर लीलाधर भट्ट विद्या मंदिर है और मैं खेतीखान चंपावत में रहती हूँ। तो इसके बाद इसकी आगे की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। पहली बेटी दीक्षा ने तो जल्दी शादी कर दी और जो दूसरी बेटी तमन्ना थी उसने भी जल्दी शादी कर दी, लेकिन जो तीसरी बेटी थी उसने नहीं करा, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और कुछ बनना चाहती थी। 18-19 की वर्ष में उसको लड़के लोग देखने आए, तो उसने तभी भी मना कर दिया और बोला अभी तो 18-19 की वर्ष है मेरी, तो अभी मैं थोड़ी जब बड़ी होंगी तब मैं शादी करूंगी। तो फिर वह 23-24 साल में उसने शादी करी और वह वैज्ञानिक बन गई और बहुत बड़े शहर में उसकी शादी हुई। और लेकिन उसके जो पति थे वो मामूली से दुकानदार थे और बहुत ईमानदार थे, तो उनका वो दुकान का नाम बहुत चलता था। तो एक दिन जो वैज्ञानिक पत्नी थी जिसका नाम था तमन्ना, तो उसने सोचा कि मैं अपने पति को भी आगे बढ़ाऊंगी और उसने क्या करा, उसने अपने पति को भी 1 साल के अंदर उसको भी वैज्ञानिक बना दिया और उन दोनों की लाइफ जो बहुत अच्छी चलने लगी और उन दोनों का बहुत शहर में नाम था, ईमानदारी में भी, हर चीज में उन दोनों का शहर में बहुत नाम था। एक दिन वो दोनों घूमने चले तो उन्होंने अपनी पहली बहन दीक्षा और दूसरी बहन जोधा को देखा, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाने बजाय उन्होंने क्या करा, उन दोनों को अपने घर ले गए और उनको भी पढ़ाया, उनको भी लिखाया और पढ़ा लिखा के उनको डॉक्टर बना दिया। उनके पति और जो पूरी चारों के चार थे उनको डॉक्टर बना दिया। तो वह उनके परिवार बहुत अच्छा चल रहा, बहुत ईमानदार थे, पूरा नाम था, अस्पताल सबसे बड़ा था उनका। एक बार क्या हुआ, जो उनके पिताजी थे उनका एक्सीडेंट हो गया एक कार की वजह से और उन्होंने, एक भले आदमी ने उस पिताजी को सबसे अच्छा जो सबसे अच्छा नाम था अस्पताल का, उस अस्पताल में एडमिट कराया
और उस अस्पताल के जो ऑनर थे वो दोनों थे। पहले का नाम तो था जो था, और दूसरे का नाम था दीक्षा। तो वो दोनों ने बिना सोचे समझे और ना बिना पैसे लिए उसके वो जो पिताजी की है, पहचाना तो नहीं अपने पिताजी को, लेकिन उनका इलाज करा और मुफ्त में बिना पैसे के। तो उसके पिताजी को जब ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ, पिताजी की आंख खुली तो अपनी बेटी को पहचान लिया और अपनी बेटियों के चरणों पर गिर के रोने लगे और मेरे को माफ कर दो करके। तो उनकी जो बेटियां थी उन्होंने उनका मजाक उड़ाने के बजाय उन्हें खड़ा करा और बुजुर्ग समझकर अपने पिताजी को अपने घर ले गए और वह बहुत खुश हुए। मेरे पिताजी मेरे को मिले और हमारा पूरा परिवार फिर से एक नई जिंदगी जी रहा है और सारे लोग खुश थे और सारे लोग की ईमानदारी में, पूरे नाम में, बहुत शहर में नाम था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर संजना जी। और दिव्यम तिवारी जी और कई लोगों का हाथ उठा है, मेरे को पता है, लेकिन आज मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आज आप बड़े लोगों की कहानी सुने। मैंने आदरणीय रवाल्टा सर से भी निवेदन किया है कि अगर वो इस कहानी को सुनाते तो कैसे सुनाए। हम सबके लिए ये सीखने की चीज है। आप प्लीज आप 8:15 बजे तक अपनी कहानी को बाल प्रहरी ग्रुप में शेयर कर दें। जो बाल प्रहरी ग्रुप में नहीं है वो इंडिविजुअल में करेंगे। तो आशा है आप ध्यान से रखेंगे, सबकी कहानी सुनना संभव नहीं होगा, तो आप सब ग्रुप में अपनी कहानी शेयर कर देंगे, लेकिन उसमें नाम, कक्षा, स्कूल लिखा हुआ होना चाहिए। तो मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ आदरणीय महावीर रवाल्टा सर को। सर, अगर आप इस कहानी को आगे बढ़ाते तो कैसे बढ़ाते सर? ये हमारे बच्चों के लिए एक दिशा बच्चों को मिलेगी। स्वागत है सर आपका। दीक्षा जी दीक्षा तमन्ना और 3 बहनों और 2 बहनों का पिता की जो आर्थिक तंगी है उसके चलते विवाह कर दिया जाता है। और उसके बाद हितैषी जो पढ़ रही होती है, तो हितैषी के जब विवाह का प्रस्ताव आता है तो क्योंकि हितैषी की उम्र भी बहुत कम है, विवाह की उम्र नहीं है, लेकिन पिता के एक तरह दबाव भी कह सकते हैं या उनके कहने पर हितैषी कुछ विचलित हो जाती है और वो पहले तो पिताजी से ही वो ही समझाने का प्रयास करती है, पिताजी के सामने अपनी बात रखने का प्रयास करती है कि मेरी ये उम्र विवाह की नहीं है, ये पढ़ने लिखने की उम्र। लेकिन पिताजी अपनी परिस्थितियों का किस्सा उसके सामने रखते हुए या स्थिति को सामने रखते हुए उस पर जब और दबाव डालते हैं, तो वो जो बहनें जिनका विवाह हो चुका है, तमन्ना और दीक्षा का, वो बड़ी बहनों का सहारा लेती और बड़ी बहन आकर के पिताजी से कहते हैं कि पिताजी बेशक आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस स्थिति में हम आपको सहारा दे सकते और हमें हितैषी को पढ़ाना चाहिए। वो पढ़ने लिखने में अच्छी है, उसकी पढ़ाई लिखाई में रुचि है और वो पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहते हैं। तो आखिर दोनों बहनों के कहने पर पिताजी उसे पढ़ाने के लिए राजी हो जाते हैं और जब भी कोई विपरीत स्थिति आती है या कोई परेशानी पैदा होती है तो दोनों बहनें और उनके पति हितैषी और उसके पिता का सहयोग करते हैं। निरंतर पढ़ते लिखते हुए हितैषी का जो सपना था, जो उसकी मंजिल थी, वो हासिल कर लेती है, अच्छे पद पर चली जाती है। उस दिन जब वो ये कोई अच्छी सी परीक्षा पास कर लेती है और उसे नौकरी पर जाने का समाचार मिलता है, तो सभी लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, दिन यूं ही गुजरते रहते हैं। और फिर एक दौर, कोरोना जैसा दौर ऐसा आता है जिसमें दीक्षा और तमन्ना की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, वो आर्थिक तंगी से गुजरते हैं। तो उस स्थिति में चूंकि अब ये पूर्ण रूप से एक अपनी
अच्छी नौकरी पर है, अच्छे संसाधन है, तो वो उनकी मदद करती है और फिर समय आने पर सुयोग्य साथी के साथ विवाह में बंध जाती है और इस तरह तीनों बहनें एक दूसरे के आपसी सहयोग से वो मुसीबतें उनके बीच में उत्पन्न हुई उनको पार कर लेती हैं और पिताजी भी शायद अपना जीवन जीने लगे। अगर इस कहानी को शायद पूरा करूं या इस कहानी को लिखूं तो इसी एक ढंग यही होगा कि मैं इसका ऐसे अंत करना चाहूंगा। जी धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर रवाल्टा सर, आपका आभार। आपने कहानी को आगे बढ़ाया और कहीं न कहीं हम लोगों के लिए भी, बड़े लोगों के लिए भी और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने भी कहीं न कहीं है कि हम कहानी को किस दिशा की ओर ले जाते हैं। तो बस अब मैं कार्यक्रम को समेटते हुए आदरणीय सुधा भार्गव दी को आमंत्रित करता हूँ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। आदरणीय सुधा दीदी, स्वागत है दी। अभी मैंने कहानी सुनी बच्चों से भी और डॉक्टर महावीर जी से भी। कहानी का अंत सुखद और सकारात्मक है, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये इसका थीम भी बहुत अच्छा है एंड महिलाओं की शिक्षा के ऊपर दिया है। तो और ये जो संजना बिटिया है, इसने कहानी को बहुत अच्छी तरह से मोड़ दिया है। मैं उसकी तारीफ करूंगी कि उसने भी लड़कियों की शिक्षा पर ही जोर दिया और उसने कहा भाई वैज्ञानिक है, ठीक है, बच्चे ने कहा, लेकिन हाँ किस तरह से उसने अपनी बहनों की सहायता की, बहुत अच्छा। बच्चों ने भी बहुत प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के कहानी लेखन कार्यशाला बहुत सफल रही है और बच्चों ने भी आनंद लिया, हमने भी आनंद लिया और आप सब लोगों का साथ मिला। इसी तरह से उदय किरोला जी हम लोगों का साथ कराते रहें, एक दूसरे से हमें सीखने को मिलेगा और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और सबसे नमस्कार करती हूँ। अध्यक्ष उद्बोधन तो बहुत छोटा हुआ, चलिए आपका आशीर्वाद हमको मिलते रहेगा, बहुत समय बाद जुड़ी थी आप। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आकाश शास्त्री सर को और निवेदन कर रहा हूँ अपने नन्हे दोस्तों से कि आप अपनी कहानी बिल्कुल 8:19 हो गया है, अभी भी 1 मिनट, वैसे 15 कहा हमने, 8:20 तक डाल दीजिए प्लीज। उसके बाद फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हमको नहीं मिला। 8:20 फाइनल, 20 भी हो गया है। तो अपनी कहानी बाल प्रहरी ग्रुप में डाल दें, बाद में डालने का कोई वो नहीं है। तो आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। श्याम पलट पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय किरोला जी। और आज तो कहानी की महाविभूतियां हमारे समक्ष हैं, आदरणीय श्रीमती सुधा भार्गव मैडम और डॉक्टर महावीर रवाल्टा जी। आप दोनों बहुत बड़े कहानीकार हैं और किरोला जी ने जिस तरह से कहानी की शुरुआत की और एक आधी अधूरी कहानी रखी और बच्चों से कहा कि उसको पूरा करिए, ये बच्चों के मन में बड़ी उत्सुकता और रचनात्मकता को जगाने वाला था और बच्चों को समझ दिया कि आपको ये कहानी, इतना मैं बता रहा हूं, आगे की कहानी आपको पूरी करनी। और जिन बच्चों ने अपनी कहानियां सुनाई, सुमित शर्मा, ईधान जोशी, कार्तिक, प्रियांशी बिष्ट और संजना बेदी, बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए सुना। हाँ, कहीं कहीं कल्पना का अतिरेक हो गया है, जैसे एक साल में वो वैज्ञानिक बन गया, जो किसान था, जो दुकानदार था, एक साल में कोई वैज्ञानिक नहीं बनता है। लेकिन बच्चे की बुद्धि ऐसी होती है कि वो इस तरह की कल्पना करता है। तो जिन बच्चों ने आज इसमें प्रतिभाग किया, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज ये हमारे अध्यक्ष मंडल में श्री सुमित शर्मा है, आखी जैन है, नताशा चंद है, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी कहानी पर। और
सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और जिन बच्चों ने कहानियां सुनाई उनका नाम मैं ले चुका हूँ, उनका तो प्रयास अभिनंदनीय है। और जिन बच्चों ने भी कहानियां दी हैं, 8:20 तक कहानियां उनको देनी थी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सुंदर प्रयास। और आज के कहानी सत्र को मैंने जितनी बारीकी से, जितनी तन्मयता से मैंने सुना है, उसके पहले के कहानी सत्रों को नहीं सुना, क्योंकि आजकल मैं कहानियां खुद लिख रहा हूँ और एक लेखक के तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और तो जीवन भर मैंने ज्यादातर कविताएं लिखी हैं, लेकिन इधर पिछले कई सालों से मैं कहानियां लिख रहा हूँ, तो एक मेरा भी वही हाल है जैसे बच्चों का। कहानी का अभी मैं एक तरह से विद्यार्थी ही हूँ, बड़ा कहानीकार या किसी स्तर का कहानीकार नहीं बन पाया। मैं आज की अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती सुधा भारती मैडम, जो प्रख्यात कहानी लेखक हैं बंगलौर से, उन्होंने बच्चों को कहानी के बारे में बताया और बताया कि 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आरंभ है, मध्य, अंत है, और तीनों को देखना चाहिए। बाकी चीजें तो है ही हैं, पात्र हैं, घटनाएं हैं, संवाद है, कथानक है, कथावस्तु है, रोचकता है, वर्णनात्मकता है, ये सब चीजें रहेंगी। लेकिन अंत कहानी का जो है, कहीं ना कहीं कोई संदेश देने वाला होना चाहिए। उपदेश नहीं होना चाहिए, संदेश होना चाहिए। आदरणीय सुधा भार्गव मैडम ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया और हमारे बीच बनी हुई हैं। हम उनके प्रति बाल प्रहरी और परिवार और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर महावीर रवाटा जी ने बच्चों ने जो कहानियां सुनाई उस पर प्रकाश डाला और बताया कि वो कहानी को आगे बढ़ाते तो कैसे बढ़ाते, और वो बच्चों को बहुत ही उनकी बच्चों ने रुचि से सुना और जिस ढंग से उन्होंने बताया वो बहुत ही रोचक था। वो अभी भी हमारे बीच बने हुए हैं, बहुमूल्य समय से हमें समय दिया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कहानी सत्र से अनेक देश के 15-16 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान, साहित्य प्रेमी, कवि, कहानीकार और चिंतक आज भी जुड़े हुए हैं और उनकी टिप्पणियां भी आ रही हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय इंदिरा तिवारी मैडम, आदरणीय प्रतिमा यादव मैडम सिद्धार्थनगर से, आदरणीय विनोद आर्या जी झांसी से, आदरणीय नीलम शर्मा मैडम देहरादून से, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय देवकी पुनेठा मैडम, आदरणीय सूरी भारती मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से। मैं आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं और आपके जुड़ने से हमें नई ऊर्जा मिलती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर आकाश सारस्वत जी, आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और आज भी जुड़े और जुड़कर उन्होंने प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया, बच्चों का स्वागत किया और अपने स्वागत भाषण में बताया कि कहानी हमारी सबसे प्राचीन विधा है। हम लोक कथा के रूप में दादा दादी, नाना नानी से कहानियां सुनते आ रहे हैं और बच्चे कहानियां सुनकर ही सोते हैं। ये परंपरा चली आ रही थी और वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। नहीं तो बुआ जी के पास या अपनी नानी के पास या दादी से कहानियां सुनकर ही उनको नींद आती थी और कहानियां सुनते सुनते सो जाया करते। और पंचतंत्र तो ऐसा है जिसके द्वारा राजकुमारों को शिक्षा दी गई और सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है भारत के, तो भारतीय संस्कृत के आदरणीय सारस्वत जी ने के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत डॉक्टर अशोक कुमार योगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर सुंदर रोचक टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी जुड़े हुए हैं और वक्तव्य भी देंगे। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
और जहाँ बच्चे हों, आज जैसा केरोला जी ने भी इस बात को इंगित किया था कि अभिभावक भी जुड़े हुए हैं और बच्चे तो जुड़े हुए हैं, अभिभावक भी जुड़े हुए हैं। ये अभिभावकों का जुड़ाव नित्य प्रति होता है। जहाँ बच्चे जुड़े हों, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य हो जाता है। अनिवार्य क्या, बिल्कुल जुड़ते हैं, बड़ी रुचि के साथ जुड़ते हैं। वही बच्चों को प्रेरित करते हैं कि मंच पर आते हैं बच्चे, वही बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लैपटॉप, आईपैड और बहुत सारी चीजें या स्मार्टफोन, तभी बच्चे जुड़ पाते। तो अभिभावकों का हमें सहयोग निरंतर मिलता रहा है, आज मिल रहा है, इसके बहुत तो अंत में अधिक समय लेते हुए प्रेरणा पुरुष आदरणीय केरोला जी, जो वे कहानी लेखन का कार्यशाला बहुत सीखा और स्टैब्लिश कहानीकार ने उनको भी चीजें रिवाइज की चाहिए, कहानी में घटनाएं होनी चाहिए, रस होना चाहिए, कथा रस, और कथा रस आदत बना रहना चाहिए और बनी संदीप को रखा। और मैं समझते हैं बच्चों हमने क्या लिखी है, और वो एक बड़े पर बहुत बहुत तारीफ का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिभावक बाड़ी को विराम देते हुए मैं मंच खुला देता कर। जी सर, आदरणीय श्यामलाल पांडे सर, आपका आभार। आपने प्रतिदिन इस पटल पर रहकर हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। बस मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को अंत में संक्षिप्त अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, कहानी पर अपनी बात रखने के लिए। जी सर, सादर अभिवादन, स्वागत है। हम निवेदित करता हूँ आज के बाल प्रहरी मंच के 643वां ऑनलाइन कहानी कार्यशाला के कार्यक्रम में उपस्थिति प्रदान कर रही आदरणीय सुधा भार्गव दीदी, आदरणीय महावीर रबाल्टा जी, मंचासीन आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी और कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय उदय किरोला सर, और नन्हे मुन्ने दोस्तों में बाल मंच पर आसीन हमारे बीच सक्रिय सहभाग करने वाले दोस्तों में जो निरंतर बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं, सुमित शर्मा जी, पाखी जैन जी राजस्थान से, और नताशा चंद जी उधम सिंह नगर से, और अनेक नन्हे मुन्ने दोस्तों ने, संजना जी और अन्य साथियों ने कहानी ये जो कार्यशाला इसमें अपना सक्रिय सहभाग किया। कहानी लेखन कार्यशाला में जो ये विधा है, इसमें बहुत ही वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय सुधा दीदी उपस्थिति प्रदान कर रही हैं और उन्होंने अपनी बात बहुत ही संक्षिप्त रूप में रखी। और मुझे लगता है कि कहानी का जो अंत निश्चित रूप से भारतीय कथानक जो होता है उसमें सुखांत होता है, और बच्चों के लिए जो कहानियों की श्रृंखला चलती है उसमें यदि बच्चे स्वयं अपने अनुभव जोड़ते हैं और जोड़ने के साथ में वो क्या सोच रहे हैं और भविष्य में उनके सामने कौन सी चुनौतियां होंगी, ये भी वो यदि कहानियों में डालते हैं तो कहानी जो है वो वास्तविकता की ओर जाती है। जैसा कि आदरणीय श्यामलाल पांडे सर ने कहा कि कहानी की कल्पना में अतिरेकता नहीं होनी चाहिए। आप यदि जो कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो कहानी में जिस गतिविधि में जो स्पॉट है जहां पहुंचना, उसका जो वास्तविक इंटरवल है वो होना जरूरी है। कहानी में यदि पूरी तरह से आप नेचुरलिटी नहीं ला पाएंगे तो कहानी का जो तत्व है वो विलुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने जितना भी अपना यहाँ मनोयोग से अपना प्रयास किया, अपनी प्रस्तुति दी, उसके लिए मैं सभी दोस्तों को साधुवाद प्रेषित करता हूं।
अपने आप में ये अनोखा कार्यक्रम था जिसमें दी गई कहानी के हिस्से को आगे बढ़ाना और कहानी को अपने कहीं लेके जाना और कहानियों की जो बारीकियां हैं उन पे अपनी बातचीत को विस्तार देना। तो मैं आप आज के कार्यक्रम में उपस्थिति प्रदान कर रहे मंच आसीन सभी वरिष्ठ मार्गदर्शक साथियों को विनम्र आभार प्रेषित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी का जो बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो यूं ही बना रहे, यही शुभकामनाएं और शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आदरणीय उदय किरोला सर को उनकी ऋषिवत तपश्चर्या को प्रणाम निवेदित करते हुए मंच सौंपता हूं। शुभरात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय उदय किरोला सर। जी सर, आदरणीय नेगी सर, आपका आभार, आपने समय निकाला। तो एक बार मैं पुनः इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुधा भार्गव दीदी बेंगलोर से हमारे बीच, आज के मुख्य अतिथि बतौर डॉक्टर महावीर अवाल्टा जी पुरोला से, आदरणीय आकाश शाश्वत सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षक, अभिभावकगण और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त, आप सबने अपनी कहानी पर अपनी बातचीत रखी और जितने दोस्तों ने 8:20 तक ग्रुप में अपनी कहानी शेयर कर दी है उनको हम प्रमाण पत्र भी, एक प्रशस्ति पत्र भी देंगे, क्योंकि समय का सवाल है, समय पर जिन्होंने डाली है उन्हीं को मिल पाएगा। तो आशा है आप सबका सहयोग इसी प्रकार आगे भी हमको मिलता रहेगा। तो हम बस यही कहेंगे, कल हमारा कहानी सत्र होगा, यानी कल हमारे वरिष्ठ साहित्य कहानीकार अपनी कहानी सुनाएंगे और आपको उस कहानी को इन कहानी के तत्व पर फिट करते हुए अपनी बात रखनी है। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं मैं उनका एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। बस यही निवेदन करूंगा कि आप हाँ, आज हमने बच्चों से ड्राइंग भेजने के लिए कहा था, बाल प्रेरी ग्रुप में ड्राइंग भेजने के लिए कहा था, लेकिन अधिकतर लोगों ने क्या किया कि कहीं न कहीं से उतार के ड्राइंग शेयर कर दी। अगर अल्मोड़ा का बच्चा, पिथौरागढ़ का बच्चा खजूर के पेड़ की ड्राइंग बना रहा तो पता चल गया कि ये ड्राइंग कहीं न कहीं उतार के कहीं से उतारा गया है। तो इसलिए ऐसी ड्राइंग बनाएं जो आपके अपने मन से बनाई हुई हो। अगर कोई कविता अगर मैंने याद की है तो अगर मैंने वो कविता लिखी मेरी नहीं मानी जाएगी। ऐसी बहुत अच्छा महात्मा गांधी का चित्र बना दिया, वो बात अलग है कि हम बड़े लोग नहीं बना सकते हैं, आपने बनाया है, लेकिन आपने भी कुछ नया नहीं बनाया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जब ड्राइंग बनाएं तो उसका ओरिजिनल होना, यानी घर है, घर के आगे पेड़ है, पेड़ में चिड़िया बैठी है और कई लोगों ने क्या करा, बहुत बड़ा ड्राइंग बना दिया, मतलब वो है। और बाल प्रेरी में आप सबको पता है कि कैसी ड्राइंग छपती है। आज हमने बाल प्रेरी ड्राइंग छापने के लिए मांगी थी, अब आपने एक बड़े कागज में छोटे-छोटे घर बना दिए, मान लिया 20 घर बना दिए, तो उन घरों का छपना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने एक ही घर बनाया होता तो उसको हम कंप्यूटर से बना करके ठीक करते, लेकिन अब आपने मान लिया उसमें 20 घर बना दिए या 20 जानवर बना दिए मान लिया, तो दूसरा कई लोगों ने ड्राइंग तो बनाया है और उसमें अपना नाम पता नहीं लिखा है। आपने जो ड्राइंग बनाई है उसको हम उसके बाद डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसको करते हैं तो उसमें आपका नाम पता ही नहीं होता, तो ये ड्राइंग किसकी है पता नहीं चलता है। तो आयुष जी प्रकट हो गए हैं, तो हम कार्यक्रम का समापन करेंगे आयुष जी के डांस से। आयुष जी मूड में है क्या? आयुष जी डांस करने के मूड में हैं? वही, अच्छा क्या करेंगे आज? आज छुट्टी है, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम कार्यक्रम को एक बार जी कुछ करें हम जी। हाँ हाँ बताएं। ड्राइंग कैसी थी? है? हाँ, उसकी बात फिर करेंगे। तो चलिए एक बार मैं पुनः सभी मित्रों से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह बना रहेगा। ड्राइंग बस ओरिजिनल ध्यान रखेंगे और नाम कक्षा स्कूल जरूर लिखें। मान लिया आपने लिख लिया आयुष जी कक्षा इतना और जगह स्कूल का नाम नहीं लिखा तो पता नहीं रहेगा, तो आशा आप ध्यान देंगे।
तो जितने भी मित्र इस कार्यक्रम में जुड़े हैं या इस वीडियो को यूट्यूब पर जितने भी लोग देख रहे हैं, उनसे निवेदन है इसे शेयर करके, लाइक करके मदद करेंगे। और जिन लोगों ने हमारी बाल प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार, आप सबका आभार। कल कहानी वाचन कार्यशाला में भी आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार और शुभ रात्रि।